आप है द साइलेंट जोन पर। मैं हूँ परमिता। नमस्कार। यहाँ पर आप सुनते हैं बेहतरीन कथा व कहानियाँ। जारी है मालती जोशी जी की कहानी सापेत सैस। उस दिन नाश्ता अनछुआ ही रह गया। लक्ष्मी ने ट्रे मेरे सामने रखकर बड़ी अर्थपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा। मैंने कोई लिफ्ट नहीं दी और लापरवाही से कहा, आज मैंने बनाया था ना, अच्छा नहीं बना होगा, कोई बात नहीं, कैंटीन में खा लेगी, वहाँ तो सब चीज़ें मिल जाती है। आलोचना का इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाने पर लक्ष्मी उदास हो गई। फिर बड़ी देर तक रामधन के साथ खुसुर पुसुर होती रही। शायद रामधन ने बताया भी हो कि आज बहूजी ने जबरदस्ती अपने हाथ का नाश्ता खिलाना चाहा था, तभी बेबी भूखी चली गई। जो भी हो, 4-5 दिन तक वो यूं ही अनमनी बनी रही। खाना भी ऐसा वैसा ही खाती रही। रामधन मनोहार भी करता रहा। मैंने ध्यान न दिया, न मनाने की कोशिश की। मैं वो सीमा पार कर चुकी थी। अब पहल उसे ही करनी थी। मैं केवल प्रतीक्षा कर रही थी, एकदम तटस्थ भाव से। पर मेरी ये तटस्थता कितनी सतही थी, इसका शीघ्र ही पता चल गया। उस दिन सुबह से ही रिमझिम शुरू हो गई थी। जाते समय पारुल रेनकोट के लिए गेट से लौट कर आई थी, ये मैंने देखा था। ये जब लंच के लिए घर आए, पानी तब भी बरस रहा था, पर हल्का था। हम लोग खाना खाकर लेटे ही थे कि बारिश तेज हो गई। 3 बजे तक तो उसने घनघोर रूप धारण कर लिया। देखिए तो कैसा धुआंधार बरस रहा है। सावन का महीना है, अब भी नहीं बरसेगा। मुझे तो पारुल की चिंता हो रही है। कॉलेज भी तो मरा शहर के दूसरे छोर पर है। रेनकोट लेकर गई है ना? ओफो, ये पानी तो देखिए। ये क्या रेनकोट का बस का है? 30 पर वो लूना से गई है, पूरी भीग जाएगी। तो घर आकर कपड़े बदल लेगी। आप तो कमाल करते हैं। तो मुझे क्या करने को कहती हो? उसे जाकर ला नहीं सकते? जरूर ला सकता हूँ, पर जानती तो हो वो लड़की कैसी तूफान है। मैं चला भी जाऊं तो क्या वो मेरे साथ आएगी? और लोगों के सामने मेरा तमाशा बन जाएगा। और देखो, कहीं फ़ोन मत करना, उस दिन जैसा नाटक हो जाएगा। तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मैंने चिढ़कर कहा। कैसे बाप हैं आप? पानी ही बरस रहा है, कोई प्रलय नहीं आया है जो तुम इतना परेशान हो रही हो। उसकी बहुत सी सहेलियां वहीं आसपास रहती हैं, थोड़ी देर के लिए कहीं भी रुक जाएगी। नाउ रिलैक्स। किसी के रिलैक्स कह देने से क्या होता है? मेरी चिंता तो वैसे ही बनी रही। पता नहीं कितनी बार तो मैंने दरवाजे के चक्कर लगाए होंगे, पता नहीं कितनी बार तो कहा होगा, लड़की पता नहीं कहाँ रह गई है। शाम को पानी की जोर थोड़ा कम हुआ, पर लड़की का कहीं पता नहीं था। मेरी व्यग्रता और बढ़ गई थी। सोच लिया कि अगर 7 बजे तक वो नहीं लौटी तो उसके पिता को गाड़ी निकालनी ही होगी। मैं घड़ी की सुइयों पर ही नजरें गड़ाई थी कि रामधन की आवाज़ सुनाई दी। बहू जी, बेबी आ गई। मैं दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। देखा, लथपथ चली आ रही है, साथ में 2 मूर्तियां और हैं। लीजिए साहब, संभालिए अपनी अमानत। अरे ऐसा तूफान मचाया कि बस बरसते पानी में आना पड़ा। पागल, मैंने पारुल को हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। अपने साथ आंटी को भी गीला कर दिया। फोन कर देती, पापा खुद जाकर लिवा लाते। उसने मुझसे नहीं कहा था बहन जी, वो तो अकेली ही आ रही थी। पर बताइए, जवान जहान लड़की को ऑटो में अकेली कैसे भेजती? जमाना कितना खराब चल रहा है। लड़कियों को तो कुछ कहो तो बुरा लगता है। पर आप ही बताइए, आप भीतर तो आइए, ऑटो खड़ा है, उसे मैं विदा कर देती हूँ, ये आपको छोड़ आएंगे। पारुल, तुम जाकर झटपट कपड़े बदलो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। भीतर जाकर मैंने रामधन को अदरक वाली चाय बनाने का आदेश दिया। लक्ष्मी के हाथ ऑटो के पैसे भिजवाए, इन्हें तैयार रहने की सूचना दी और फिर 2 तौलिए लेकर बाहर आ गई। तब तक माँ बेटी ड्राइंग रूम में आ चुके थे। मुझे लगा कि आगंतुक महिला भीतर आने को उत्सुक ही थी, तभी तो जरा से अनुरोध पर मान गई।
डॉक्टर साहब आज शायद घर पर ही है, उन्होंने पूछा। जी हाँ, रोज तो 6 बजे ही निकल जाते हैं। आज पारुल के वजह से ही रुक गए। उसे लेने ही जा रहे थे, पर पता नहीं था ना कि कहाँ पर है। सबके सब हमारे घर पर ही इकट्ठा हो गई थी। मैंने वीसीआर ऑन कर दिया था, वही मैंने प्यार किया। पता नहीं कितनी बार देखती हैं ये लोग, पर आज तो पिक्चर आधी भी नहीं हुई और सबके सब खड़ी हो गई। पारुल तो एकदम सड़क पर चल दी। बड़ी मुश्किल से रोका उसे मैंने और साथ ले आई। बहुत डरती है आपसे? जी नहीं जी, डर तो होना ही चाहिए। चोट माँ की हो या बाप की, लड़कियों को थोड़ी तो दहशत होनी चाहिए। दरअसल चिंता हो जाती है, मैंने मिमियाते हुए कहा। एक बार पता रहे ना कि कहाँ है तो फिर कोई बात नहीं, पर यही तो यही तो मैं इनसे कह रही थी। घर में माँ होने से बहुत फर्क पड़ता है, भले ही वो मम्मी। उनके सौतेली कहने से पहले ही लड़की ने डपट दिया। मम्मी तुम्हें कुछ मालूम तो है नहीं, बस बोलती जा रही हो। डर वर की कोई बात नहीं है। दरअसल उसकी गीतांजलि और साहिन से झड़प हो गई थी, इसीलिए वो पिक्चर छोड़कर चल पड़ी थी। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, क्या हुआ था? मम्मी की आंखें उत्सुकता से फैल गई। बिटिया ने हताश होकर मेरी ओर देखा, फिर संक्षेप में बताया। अरे वो गीता और साहिन है ना, बहुत नाटक करती हैं। खुद ही पिक्चर लगाने को कहा और खुद ही बीच में उठकर खड़ी हो गई। बोली कि देर हो रही है, घर जाएंगी। पारुल ने कहा कि ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर बाद चलते हैं, घर तो सभी को जाना है। तो दोनों कहती क्या है? तुम्हारी बात अलग है, तुम तो फ्री बर्ड हो, घर पर कोई कहने सुनने वाला नहीं है, लेकिन हमारी अम्मा लोग तो हमारी जान ही ले लेंगी। बस पारुल को ताव आ गया। अच्छा हुआ कि उसी समय चाय आ गई और मैं प्रस्तुत घटना पर टिप्पणी करने से बच गई। चाय पीते ही बिटिया उठ खड़ी हुई। मजबूरन माँ को भी उठना पड़ा। मैंने इन्हें आवाज दी। तब तक पारुल भी कपड़े बदल कर आ गई थी। पानी अभी थमा नहीं था, इसीलिए हम दोनों ने मेहमानों को दरवाजे से ही विदा किया। गाड़ी गेट से बाहर निकल गई, तब हम लोग भीतर आए। देखा पारुल के बालों से अब भी पानी टपक रहा था। मन हुआ उसके कंधे पर पड़ा टॉवल खींचकर उसका सिर अच्छे से पोंछ दूं, पर हिम्मत ही ना पड़ी। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही हल्की सी चपत लगाई थी। शायद वो मेरी अतिशय व्यग्रता का परिणाम था। बाल ठीक से सुखा लो पारुल, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। अपना ड्रायर भिजवा दूं क्या? वो सिर्फ मुझे देखती रही। अच्छा पहले गर्मा गर्म चाय तो पी लो। काका ने अदरक डालकर बढ़िया चाय बनाई है। चाय मैं कमरे में ही पी लूंगी, उसने मेरे हाथ से कप लेते हुए कहा। फिर जाते हुए दरवाजे में ठिठक कर बोली, थैंक यू मम्मी। मैं खुश थी और चकित भी। रात को इच्छा हुई कि ये सुसंवाद इन्हें भी सुना दूं, पर अपने को रोक लिया। क्या पता ये उपलब्धि क्षणिक ही हो। हम खुद समझ नहीं पाते, पर हमारे अवचेतन में एक अदृश्य कंप्यूटर लगा होता है जो अपने आसपास की आवाज़ों को नोट करता रहता है। उसमें जरा भी व्यतिक्रम हो जाए तो मन चौंक उठता है। उस दिन ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे लूना की चिर परिचित आवाज़ कानों में नहीं पड़ी तो मन बेचैन हो उठा। फिर सोचा, मैं भी कैसी बेवकूफ़ हूँ, लूना तो कल घर आई ही नहीं। किचन में जाकर रामधन से कहा, काका बेबी तैयार हो जाए तो ऑटो ले आना, लूना घर पर नहीं है। बेबी तो स्नात कॉलेज नहीं जा रही है। क्यों, तबीयत खराब है क्या? कहाँ पता, पड़ी तो है। नाश्ता किया है? हाँ थोड़ा मोड़ा। मैं पलटकर उसके कमरे की ओर चल दी, पर रास्ते में ही ठिठक गई। मेरा कमरे में जाना उसे पसंद आएगा? छिड़क तो ना देगी? पर अब बीच रास्ते में से लौटूंगी तो नौकरों के उपहास का पात्र बनूंगी। पारुल, मैंने नॉक नहीं किया, जी खड़ा करके सीधे कमरे में ही दाखिल हो गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
आज कॉलेज नहीं गई ना, इसी से पूछा। मैंने अपनी अनधिकार चेष्टा की सफाई देते हुए कहा। मुझे लगा कि अब वो कहेगी, नहीं गई तो आपसे मतलब, पर वैसा नहीं हुआ। क्षीण स्वर में बोली, यूं ही नहीं गई, सिर जरा भारी लग रहा था ना, सोचा आज छुट्टी ही सही। सिर तो भारी होगा ही, कल कितना भीग गई थी तुम। रात को याद ही नहीं रहा, पापा से एक आध गोली ले लेती तो ठीक रहता। वैसे गोली लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जुकाम तो अपनी मियाद पूरी करके ही पिंड छोड़ता है। हाँ, दवाई लेने से थोड़ा रिलीफ जरूर हो जाता है। मुझे पता ही नहीं चला कि बात कहते हुए मैं कब उसके पास पहुंचकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी थी। जब होश आया तो देखा मेरा वो स्पर्श उससे सहा नहीं जा रहा है। उसके होंठ कांप रहे हैं और उसने दोनों हथेलियों से आंखें ठाप रखी है। बीमारी की दशा में किसी का स्नेहिल स्पर्श क्या कयामत ढाता है, ये मुझे मालूम है। वो दिलेर लड़की मेरे सामने रोएगी नहीं, ये भी मैं जानती थी। इसीलिए मैंने कहा, काका ने बताया कि तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। देखो, मैं अभी फर्स्ट क्लास कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, पीते ही तुम्हारी सुस्ती उड़न छू हो जाएगी। मैंने जानबूझकर किचन में काफ़ी देर लगा दी। उसका सुबह का नाश्ता एक तरह से अनछुआ ही पड़ा था। मैंने साबूदाने के पापड़ और आलू के चिप्स तले, थोड़े से मखाने भी घी में भूने और फिर कॉफ़ी के साथ सारा सरंजाम लेकर उसके कमरे में गई तो बिस्तर खाली था। मेरा अंदाज़ा सही था। जब वो बाथरूम से निकली तो उसका चेहरा और आंखें दोनों धुले धुले से थे। थैंक यू मम्मी, उसने कप हाथ में लेते हुए कहा। मन हुआ कि उससे कहूँ, माँ को यूं बार बार धन्यवाद नहीं देते, पर अपने को रोक लिया। मम्मी कह देने से ही कोई माँ नहीं हो जाती। जिस दिन वो मन से मुझे माँ कहकर स्वीकार करेगी, औपचारिकता की ये दीवार अपने आप टूट जाएगी। रामधन काका गाड़ी चला लेते हैं ना? हाँ, क्यों? तुम एक चिट्ठी लिख कर दे दो तो वे गाड़ी उठा लाएंगे। वैसे नीलम की मम्मी उन्हें पहचानती तो होंगी ना? लेकिन नीलम के यहाँ क्यों जाएंगे? गाड़ी तो छाया के यहाँ है। तो कल जो आई थी वो छाया थी, और क्या? उसी का घर तो कॉलेज के पास पड़ता है, इसीलिए गाड़ी वहां रख देती हूँ। वो तो बेचारी बहुत अच्छी है, पर उसकी मम्मी सेद सच्चे बोर। और उन्हें आपने नीलम की मम्मी समझ लिया? ओ नो, नीलम सुनेगी तो सिर पीट लेगी। तुम्हारे पापा भी सिर पीट रहे थे, कह रहे थे कि कहाँ फंसा दिया मुझे। पूरे रास्ते वो एक मिनट को भी चुप नहीं हुई। बेचारे, उनकी तो औरतों की बकझक सुनने की आदत भी छूट गई है। उनके लिए तो अच्छा खासा ओवरडोज हो गया होगा। बात जरा सी थी, पर हम दोनों हंसी से लोट पोट हो गए। मेरे तो गले में फंदा ही पड़ गया। इस घर में आने के बाद पहली बार मैं इतना खुलकर हंसी थी। पारुल को भी मैंने पहली बार हंसते हुए देखा था। लगा ये हंसी हमारी छाती में पता नहीं कब से जमी हुई थी। गलती मेरी ही थी। हंसी का दौर थमते ही उसने कहा, मुझे ठीक से इंट्रोड्यूस करवाना था, पर मेरा मूड उस समय इतना ऑफ हो रहा था। हाँ, नीलम ने, मेरा मतलब है कि छाया ने बताया था। वो चुप रही, पर उसकी मम्मी क्या समझी पता है? उन्हें लगा कि तुम मेरे डर से जल्दी घर भाग रही हो। ओ गॉड, सी इज इम्पॉसिबल। मैं एकदम गंभीर हो आई। सोचा जो बात मन में इतने दिनों से घुमड़ रही है उसे कह डालने का यही मौका है। हम दोनों के बीच ऐसे तरल क्षण पता नहीं फिर आए कि ना आए। पारुल, एक बात कहूँ? मेरे संजीदा आवाज पर वो चौंक पड़ी। बहुत दिनों से तुमसे ये बात कहना चाह रही थी पारुल, कि मुझ में और जो भी दुर्गुण हो, मैं डरने की चीज नहीं हूँ। मुझसे तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं है। आप छाया की मम्मी को इतना सीरियसली लेने लगेंगी तो हो चुका। तुम गलत समझ रही हो। छाया की मम्मी ने तो बस इतना किया है कि मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है। तुम ये डर अपने मन से एकदम निकाल दो पारुल,
कि मैं तुम्हारी किसी चीज में हिस्सा बंटाने आई हूँ। जायदाद का मुझे लोभ नहीं है। मुझे तो एक घर, एक जीवन साथी की तलाश थी। वो मुझे मिल गया। साथ ही एक प्यारी सी बिटिया भी मिल गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इत्मीनान रखो, मैं तुमसे तुम्हारे पापा का प्यार भी नहीं छीनूंगी, बल्कि मैं तो अपने हिस्से का प्यार भी तुम्हें देना चाहती हूँ। वो कुछ देर तक एकटक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, जायदाद की बातें तो मैं समझती नहीं। जहाँ तक पापा के प्यार का सवाल है, आप सारा का सारा ले सकती हैं। उसमें मेरा हिस्सा कभी नहीं रहा। मैं तो स्तब्ध रह गई। इतनी छोटी सी लड़की और कितनी बड़ी बात कह गई। कितनी बड़ी और कितनी कड़वी। बेटे, मैंने उसे सहलाते हुए कहा, प्यार जताना भी एक कला है जो सबको नहीं आती। खासकर पुरुष तो इस मामले में बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं। अपने प्यार का प्रदर्शन करना उनके लिए बहुत कठिन होता है। क्या इसीलिए उनके प्यार पर शक करना चाहिए? अगर वे गुस्सा जता सकते हैं तो प्यार जताने से परहेज क्यों करते हैं? प्लीज़ मम्मी, आप उनकी वकालत मत कीजिए। उन्हें मैं आपसे बहुत पहले से जानती हूँ, उन्हें भी और उनके सब चहेतों को भी। इस घर में मुझे जितना प्यार, जितनी नफरत मिली है, सब मेरे मन में दर्ज है। वक्त आने पर मैं सबका हिसाब बराबर करूंगी। आवेश से तमतमाया उसका वो चेहरा देखकर मुझे दहशत सी होने लगी। इतनी सी बच्ची और मन में इतना बिस, अच्छा नहीं लगा। पारुल की हम उम्र अपनी भांजियां और भतीजियां याद आई, जो तितली की तरह उड़ती फिरती हैं। जीवन का कोई सुख दुख उन्हें ज्यादा देर तक व्यापता नहीं। और ये लड़की, कितनी गांठें हैं इसके मन में। सहज स्नेह से वंचित बचपन इसे एकदम खूंखार बना गया है। प्यार तो मुझे बस एक ही ने किया था। उसने जैसे अपने आप से कहा, वही थी जिसने मुझे ममता का अर्थ समझाया। पर लोगों से वो भी तो नहीं देखा गया। मृत्यु पर तो किसी का वश नहीं है ना पारुल। मैं अपनी माँ की बात नहीं कर रही, वो तुनक कर बोली। उनके प्यार का तो स्वाद भी मुझे याद नहीं है। मैं तो दीदा की बात कर रही हूँ। दीदा? हाँ, मेरी आया थी वो, पर मेरे लिए तो माँ ही थी। उसने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। मेरी पूरी दुनिया थी दीदा, मेरी ढाल थी, मेरा कवच थी। उसके रहते कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। फिर वो चली क्यों गई? वो क्यों जाती? परम पूजनीय दादी जी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी ना, इसीलिए बीमारी के बहाने उसे निकाल बाहर किया। कितनी बड़ी थी तुम उस समय? यही कोई 8 साल की। दीदा को भेज तो दिया, पर दादी से क्या कुछ संभलता था। मुझे फिर उठाकर नानी के यहाँ पटक आए। नानी बेचारी तो बिस्तर से लगी थी। घर में मामी का राज था। उन्होंने सुबह शाम जली कटी सुनाकर मेरा खून सुखा डाला। फिर साल भर बाद वापस छोड़ गई कि हमारे बस का नहीं है। फिर बुआ जी का आगमन हुआ। आप बुआ जी से मिली हैं? नहीं तो जरूर मिलिएगा, जी खुश हो जाएगा। दादी की ट्रू कॉपी है। उन्हें तो लगा शायद उन्हें रिमांड होम का गार्डन बनाकर भेज दिया गया है। आते ही शुरू हो गई। 6 महीने में मैं भी तंग आ गई। दादी से भी देखा नहीं गया। बोली, लड़की को उठाकर हॉस्टल में डाल दो। पापा तो ठहरे श्रवण कुमार। माँ की बात टालने का सवाल ही नहीं था। कितनी बड़ी थी तुम तब? 12वां चल रहा था। घर छोड़ने का दुख तो क्या होता। हाँ, हॉस्टल की सख्ती रास नहीं आई कुछ दिन, फिर आदत पड़ गई। लेकिन जैसे ही पापा श्री को पता चला कि इसे हॉस्टल लाइफ रास आ गई है, घर ले आए। आप कहती हैं कि वे मुझे प्यार करते हैं, तो एक बार तो उन्होंने पूछा होता कि निक्की, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, किसके पास रहना चाहोगी, कहाँ रहोगी। बस मनमानी करते रहे, जैसे निक्की न हुई कोई गुड़िया हो गई, जहाँ चाहे पटक दो। ये आखिरी बात कहते कहते उसका आवेश रुलाई में बदल गया था।
मैं विस्मित थी। कभी सोचा भी न था कि ये नन्ही सी जान अपने अंदर इतना दुख, इतनी वेदना, इतना आक्रोश समेटे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि एक ही सांस में वो मुझसे सब कुछ कैसे कह गई। पर ये सब अनजाने में ही हुआ होगा। ये दुख बरसों से उसके मन में कुंडली मारे बैठा होगा। निश्चित ही अपने सखी सहेलियों से उसने कभी अपना दर्द बांटा नहीं होगा, नहीं तो उसमें इतना आवेग न होता। अपनी हमजोलियों के बोध में तो उसकी प्रतिभा एक दिलेर लड़की की है। उसके सामने वो अपनी करुण गाथा कभी नहीं दोहराएगी। मेरे सामने भी वो इतना नहीं खुलती, पर अपने पापा के प्रति गुस्से का इजहार करते करते वो कब भावुक हो आई, उसे खुद ही पता नहीं चला। पारुल, मैंने शांत स्वर में कहा, अगर मैं कहूँ कि वे तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें हॉस्टल से ले आए हैं, तो क्या विश्वास करोगी? उत्तर में उसने मुंह बिचका दिया। सुनिए, वो दीदा के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अच्छे भले सो रहे थे, एकदम से उठकर बैठ गए। आंखें ऐसे जल उठी मानो मैंने कोई अक्षम्य अपराध कर डाला हो। समझ गई, लड़की ने ये तेवर बाप से ही लिए हैं। उसका भी गुस्सा नाक पर ही तो रखा रहता है। क्या जानना चाहती हो उसके बारे में? क्यों जानना चाहती हो? ये गुर्राए। बस यूं ही जरा सी क्यूरियोसिटी थी। देखो, तुम्हारी समय न कटता हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या फिर किसी क्लब में जाना शुरू कर दो, लेकिन ये नौकरों चाकरों में बैठकर गप्पे लड़ाना बंद करो। स्तब्ध रह गई मैं। इस तरह भी कोई मुझसे बात कर सकता है? मुझे भी ताव आ गया। डॉक्टर कुमार, याद रहे कि मैं कोई 16-17 साल की ब्याहुली नहीं हूँ। आपको मेरी डिग्रियों का ध्यान नहीं रहा, ठीक है। मेरी सीनियर लेक्चरशिप को आपने नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है। पर मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए। क्या इस उम्र में भी मुझे दूसरों से रहन सहन के तौर तरीके सीखने होंगे, अदब कायदे जानने होंगे? वे जैसे जमीन पर आ गिरे। सॉरी डार्लिंग, बेवजह ऑफ हो गया था, उन्होंने अपराध भाव से कहा। बाद में उन्होंने मुझे कुरेदने की बहुत कोशिश की, पर मैं चुप बनी रही। एक बात उसी समय तय हो गई थी। पारुल की आया के बारे में अगर कुछ जानना भी है तो मैं इनसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये बेवजह ऑफ नहीं हुए थे। हमारी उस छोटी सी अंतरंग बातचीत के बाद पारुल में एक सुखद परिवर्तन आ गया। जबरदस्ती ओढ़े अकेलेपन से वो जैसे एकाएक घबरा उठी। मैं किचन में होती तो मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती, अपने कॉलेज की, अपनी सहेलियों की बातें सुनाती, लेक्चर्स की नकलें उतारती। मैं सुनती और सोचती, कम से कम इस काम के लिए तो माँ का घर में होना जरूरी है, नहीं तो बच्चा किसके सामने अपना जमा खर्च खोलेगा, किसे अपनी विजय गाथा सुनाएगा, किससे अपनी व्यथा कथा कहेगा? अगर कोई सुनने वाला न हुआ तो तरस जाएगा बेचारा। पारुल भी तो तरस गई थी। उसके मन में कितना कुछ जमा हो पाया था, वही तो धीरे धीरे बाहर आ रहा था। मन का भार हल्का होने से उसके चेहरे का संतप्त भाव भी बिला गया था। एक अपूर्व कोमलता से उसका मुख उद्भासित हो गया था। जब कुछ करने को नहीं होता तो हम दोनों ताश या कैरम खेलने बैठ जाती। रामधन काका हमें चाय और पकोड़े बनाकर देते जाते। एक दिन पारुल ने पूछ लिया, आप रामधन को काका क्यों कहती है? बुजुर्ग है ना, फिर इस घर के पुराने नौकर हैं, नाम लेना अच्छा नहीं लगता। मुझे ये बातें किसी ने क्यों नहीं सिखाई? सिखाने के लिए घर में कोई होना तो चाहिए। क्यों नहीं थे? इतने सारे लोग थे, जिस तिस बात पर डांटते रहते थे, पर कायदे की बातें कभी किसी ने नहीं सिखाई। दूसरे ही क्षण उसके चेहरे का तनाव कम हो गया। बोली, रामधन, मैं भी अब से तुम्हें काका कहूंगी, रामधन काका। रामधन हंस दिया। बेबी की इस सनक को उसने गंभीरता से नहीं लिया। वो लेने लायक थी भी नहीं। बरसों की आदत इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं थी।
हाँ, लक्ष्मी और रामधन से बात करने का ढंग जरूर सौम्य हो गया था, लेकिन पापा से उसकी अब तक कुट्टी बनी हुई थी। उनकी आहट पाते ही वो अपने दड़बे में घुस जाती थी। एक आध बार उन्होंने हमें साथ बैठे देख लिया था। हंसकर बाद में कहा था, युद्ध विराम चल रहा है। हाँ, अब आप नज़र तो न लगाइए। एक दिन प्रसाद दंपति आ गए थे। डॉक्टर प्रसाद कुमार के दोस्तों में सबसे घनिष्ठ हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही हंसमुख, खुश मिजाज और मिलनसार हैं। यूं तो पारुल कभी भी मेहमानों के सामने नहीं आती, पर प्रसाद अंकल से उसकी पटती है। वे आते ही उसे खींचकर बाहर निकालते हैं, कॉलेज के हालचाल पूछते हैं, कभी कभी आइसक्रीम खिलाने बाहर ले जाते हैं। उनके बच्चों के साथ तो वो एकदम बच्ची बन जाती है। उनका गदबदा छुटकू जो 9 साल के अंतराल में पैदा हुआ है, बड़ा प्यारा है। पारुल तो उस पर जान देती है, देखते ही लपक कर उठा लेती है। उस दिन भी पारुल ने छुटकू को देखते ही किताब फेंक दी। फिर रवि, शशि और नन्हे हनी को लेकर सीधे छत पर चली गई। उन लोगों की धमाचौकड़ी की गूंज नीचे तक आ रही थी। दीदी, मिसेस प्रसाद बोली, अब आप भी एक प्यारा सा खिलौना ले आइए। निक्की को बच्चों का कितना शौक है, देख रही है ना। इस उम्र में बच्चे की कल्पना भी मेरे लिए हास्यास्पद थी। संयत स्वर में मैंने कहा, घर में जो 2 बच्चे पहले से हैं, उन्हें ही तो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। नई मुसीबत मोल लेकर क्या करूंगी। कोई मुसीबत नहीं होगी भाभी, अपने आप दोनों रास्ते पर आ जाएंगे। घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी, तो इस तरह भागते नहीं फिरेंगे। और क्या, भाई साहब तो जब देखो अपने मरीजों से ही घिरे रहते हैं। दीदी, आप भी कुछ कहती नहीं है। भाभी क्या कहेंगी, काम जो इतना फैला रखा है, समेटने में देर तो लगेगी। उस वक्त तो समय काटना एक समस्या थी। अकेला घर काटने को दौड़ता था, इसीलिए बेचारा अपने को उलझाए रखता था। मैं दोनों की बातचीत तटस्थ भाव से सुन रही थी। एकाएक पूछ बैठी, आप इन लोगों को कब से जानते हैं डॉक्टर? कब से मतलब? हम लोग तो साथ में पढ़े हैं। तब तो आपने पारुल की मम्मी को भी देखा होगा। हाँ, मैंने तो देखा है, पर शायद संध्या ने नहीं देखा। क्यों डार्लिंग? हाँ, हम लोगों की शादी में वो नहीं थी। मैं जब पहली बार माताजी से आशीर्वाद लेने आई तो निक्की को देखा था। आया की गोद में चढ़कर घूम रही थी। तब बिन माँ की उस नन्ही सी बच्ची को देखकर बहुत दुख हुआ था। लेकिन वो आया भी गजब की थी भाभी, ये समझ लीजिए कि माँ से बढ़कर थी। इतनी अच्छी आया को उन्होंने निकाल क्यों दिया? कहानी के अगले भाग हम सुनेंगे पार्ट 3 में। आप बने रहिए द साइलेंट जोन पर। विदाई, जय जगन्नाथ।